आज के क्लास में आप देख रहे हैं कि गेहूं की फसल का अपन वर्णन करेंगे और इसमें एग्रीकल्चर में आने वाले सभी कंपटीशन वाले छात्रों के लिए, जैसे कि IBPS है यानी बैंकिंग के लिए है, ADO है, SADO है, PAT है, ICAR है, सभी के लिए ये यूजेबल है, अर्थात ऑल कंपटीशन में काम आता है। सबसे पहले जो मैंने इसको सेट किया वो आप देखिए कि गेहूं, आप देख रहे हैं क्या, गेहूं पर ये जो प्रश्न बनता है उस पहले ही स्टेप पे हमारे लिए काम आएगा। सबसे पहले ये पूछा जाता है बड़े कॉम्पिटिशनों में कि अनाजों का राजा किसे कहा जाता है। तो हमारे लिए पहले ही टॉपिक पे यानी पहले वर्ड पे ही साफ साफ दिया है, क्या दिया हुआ है, किंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स, यानी ये सीरियल क्रॉप्स का क्या है, राजा है। तो दोस्तों ऐसे ही इसको सेट किया गया है, बस आप देखते रहिए और अपने आप प्रश्न आपके मन में बनते जाएंगे। क्या बनते जाएंगे? अपने आप बनते जाएंगे। सबसे पहले अपन इसकी बॉटनिकल स्टेटस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? वानस्पतिक स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वानस्पतिक नाम ही देख लेते हैं। तो टिटिकम एस्टिवम कौन सा है? टिटिकम एस्टिवम। ये वाला जो है नया गेहूं है या नया नाम बोल सकते हैं। इस वाले गेहूं की चपाती यानी रोटी बनती है, ब्रेड वाला गेहूं कह सकते हैं, इंग्लिश में ब्रेड बोलते हैं इसको, है ना। ये पूरे गेहूं उत्पादन का यानी जितने एरिया में गेहूं होता है उसका ये अकेला ही 87% क्षेत्र में उगाया जाता है। यानी अन्य भी गेहूं उगाए जाते हैं, लेकिन ये वाला जो गेहूं है चपाती वाला, ये 80%। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने प्रतिशत में, या हम कह सकते हैं कि कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छा गेहूं, सबसे ज्यादा गेहूं कौन सा होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। कौन सा वाला? ट्रिटिकम एस्टिवम। इसलिए इसको हम लोग कौन सा ज्यादा कहें? मानव निर्मित गांधी कहते हैं इसको। अब आता है ट्रिटिकम ड्यूरम। क्या कहते हैं? ट्रिटिकम। इसे मकरोनी वाला, इस पर एक प्रश्न आया था, मकरोनी वाला यानी सूजी किसके, कौन से वाले गेहूं की सूजी बनती है? तो ड्यूरम की बनती है सूजी। किसकी बनती है? सूजी। सूजी बोले तो रवा बोलते हैं इसको। रवा वाले जो गेहूं है वो पूरे क्षेत्र का, पूरे गेहूं के 12% क्षेत्र में इसको दिया जाता है, यानी 12% क्षेत्र में से उगाया जाता है। अब आता है ट्रिटिकम डाइकोकम। कौन सा आता है? ट्रिटिकम डाइकोकम। इसे इमर गेहूं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमर गेहूं भी कहते हैं लोग, कटिया गेहूं भी बोलते हैं इसको। तो 1% क्षेत्र में उगाया जाता है। किसमें उगाया जाता है? 1% क्षेत्र में उगाया जाता है। तो अब हम देखें कि 87 तो ये हो गया और 12% ये हो गया और 1% ये हो गया। तो आप टोटल कितना हो गया? 100% हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो एरिया है गेहूं का, कितने एरिया में किया जाता है, तो एरिया कंफर्म हुआ और इसका जो अलग अलग गेहूं थे वो भी क्लियर हो गए। ठीक है। अब आता है हमारे सामने कि ट्रिटिकम स्पेरोकोकम, ये भारतीय बोना गेहूं है। इसे क्लब बीट के नाम से आना है, तो क्लब बीट्स के नाम से जाना जाता है इसको। तो बस ऐसे ही याद करना है कि क्लब बीट किसे कहते हैं। तो क्लब बीट में आपको स्पेरोकोकम बोलना है कि क्लब बीट कौन सा है। ठीक है। अब इनकी बॉटनिकल स्थिति में हमने देखा, वैज्ञानिक नाम देख लिए, वैज्ञानिक नाम पर ही ज्यादातर प्रश्न बनते हैं, कौन सा गेहूं क्या। उसके बाद जो बनते हैं ना वो गुणसूत्रों के आधार पर बनते हैं। तो तुरंत अपने द्वारा से बॉटनिकल स्थिति को दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या दिया हुआ है, ये वाला। तो ये आ गया हमारे सामने बॉटनिकल सेकंड स्थिति में। ए नंबर 2n बराबर 14, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 14 है वो कौन कौन सी गेहूं हैं? तो टी का मतलब है ट्रिटिकम, है ना, ट्रिटिकम। और कौन सा है? एगिलोपॉइड्स और ट्रिटिकम मोनोकोकम। दो वैरायटी ऐसी हैं जो गुणसूत्रों की संख्या पर इनमें कितने होते हैं? 14 गुणसूत्र होते हैं। दूसरा हमारे पास 2n बराबर 28, ये कौन से हैं? 2n बराबर 28। तो कौन सा है? इसे टेट्राप्लॉइड भी कहेंगे। कौन सा कहेंगे? टेट्राप्लॉइड। तो टेट्राप्लॉइड कौन से हैं? तो हम देखेंगे ये टेट्राप्लॉइड में ट्रिटिकम ड्यूरम, कौन सा है? ट्रिटिकम ड्यूरम। इसे मकरोनी गेहूं वाला, अपन लोग ऊपर बात करें ना मकरोनी वाला, तो इसे मकरोनी वाला गेहूं भी कहते हैं। और ट्रिटिकम डाइकोकम, है ना, इसे इमर गेहूं कहते हैं। तो वो जो ऊपर स्थिति दी है ना वो यहाँ पर दी है कि कौन सा गेहूं क्या है। आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, क्या करना है? कॉम्बिनेशन बनाना है ऊपर कि ट्रिटिकम डाइकोकम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है?
यहाँ लिख गया ना ये ड्यूरम में कितनी है, इसमें देख लेंगे अपन ड्यूरम में कितनी है, तो ड्यूरम में कितनी है बता देंगे, Dn बराबर 28, ये लिखा ड्यूरम में 28 होती है। तो ये ध्यान देना, मैंने यहाँ तो नहीं लिया लेकिन यहाँ से फिर मैंने डिटेल इसको किया है, ठीक है। इससे क्या होगा आपका एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। यानी ये पूछा जाए कि टिपिकल ड्यूरम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो हम बता सकते हैं आराम से कि 2n बराबर 28 होती है, और इसे मकरोनी गेम से भी जाना जाता है। और दूसरा ये भी किया जा सकता है टिपिकल ड्यूरम कौन सा गेहूं है, तो टेट्राप्लॉइड गेहूं है। ये बात इंपॉर्टेंट है आपके पास कि कौन सा गेहूं है, ये टेट्राप्लॉइड गेहूं है। कौन सा है, टेट्राप्लॉइड गेहूं है। अब आती है Cn बराबर 2n बराबर 42, यानी ये हेक्साप्लॉइड है। खेती वाला में सबसे ज्यादा इसी को किया जाता है, कौन सा, जो 87% क्षेत्र में किया जाता है वो हेक्साप्लॉइड भी किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से गेहूं आते हैं वो देखेंगे, तो टिटिकम स्पेल्टा आता है, टिटिकम माचा आता है, टिटिकम पलगियर आता है, और टिटिकम एस्टिवम। कौन सा वाला, टिटिकम एस्टिवम, ये मेन वाला गेहूं है। इसे मैक्सिकन गेहूं कहते हैं। कौन सा गेहूं कहते हैं, मैक्सिकन। ये कहां से विकसित हुआ है, मैक्सिकन से, अर्थात हरित क्रांति के समय पे इसकी बात होती है, तो मैक्सिकन है। चलो अब ये गेहूं बना कैसे, मानव ने कैसे बनाया है वो ये जानते हैं। लोग गेहूं को कहते हैं कि मानव निर्मित है, तो मानव निर्मित का मतलब क्या है कि मानव ने आर्टिफिशियल इस पर क्रॉस करके इसको तैयार किया हुआ है। तो ये किस किस से बना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है ये वाला, ये गेहूं क्रॉस राई क्या है, गेहूं क्रॉस राई, इसको मत भूलना बस। तो ये दिया हुआ है कि प्रथम मानव निर्मित गेहूं कौन सा है, टिटिकेल है। पहला मानव निर्मित गेहूं कौन सा है, टिटिकेल है। इसे गेहूं क्रॉस राई से बनाया गया है। किससे बनाया गया है, गेहूं क्रॉस राई से बनाया गया है। चलो ठीक है, इससे बोनापन आ गया था, इसके अंदर क्या आ गया था, बोनापन। ठीक है, आगे देखेंगे कि कुल ये फैमिली तो सबको ही पता है, ग्रेवनी, अर्थात एक बीज पत्री में आता है, और इसकी फैमिली कौन सी है, ग्रेवनी है। ये जब बातें तो आप लोगों के लिए कोई नॉर्मल नहीं है, ये आराम से जानते हैं इसको। तो अब आता है इसका उत्पत्ति स्थान। गेहूं का उत्पत्ति स्थान उत्तरी भारत या भूमध्य सागरी माना गया है। कौन सा माना गया है, भूमध्य सागर माना गया है इसको, है ना, का क्षेत्र तथा अफगानिस्तान में। थोड़ा सा अलग अलग बुक्स में, अलग अलग राइटों में थोड़ा डिफरेंट मिल सकता है, तो आप इसको समायोजित करके ध्यान रखें। और दक्षिण पश्चिम एशिया की भी बात, टर्की को माना गया है। ठीक है, अब आता है जलवायु। तो बताइए कि गेहूं मध्य प्रदेश से याद रख लें हम लोग, तो मध्य प्रदेश में गेहूं कब किया जाता है, ठंडे इलाके में, यानी ठंडे मौसम में किया जाता है, अर्थात तो रबी में। कब किया जाता है, रबी में। तो हमारे यहाँ रबी में क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। तो ये क्या, शीत, शीत माने क्या होता है, ठंड, और समशीतोष्ण, कुछ कम ठंड भी हो तो भी चल जाएगा। तो ये रबी के मौसम में हमारे पास आता है। तो जलवायु इसके लिए कैसा चाहिए, ठंडा वाला मौसम होना चाहिए, और वायु कैसी होना चाहिए, या मौसम कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं कि गेहूं का क्या उपयोग है, इसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं गेहूं में, इस पर कभी कोई प्रश्न होते हैं तो देखें। तो गेहूं में एवरेजली 70 से 72% क्या होती है, ग्लूकोज होती है ना, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट। ये पूछा जाता है कि गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है, तो हम बता सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें 70 से 72% होती है। यानी ऊर्जा का मुख्य साधन यही है। क्या है, ऊर्जा का मुख्य साधन कौन है, यानी गेहूं को हम रोटी के रूप में खाते क्यों हैं, मेन कंटेंट है इसका कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है, ये ग्लूकोज का सूत्र दिया हुआ है। गेहूं में प्रोटीन कितनी है, गेहूं में प्रोटीन कितनी होती है, तो लगभग 8 से 13%। ये अपन लोग 8 से 13% की एवरेज दिया, 12%, 10 से 12% भी मान के चलें, 10 से 12%, क्योंकि अलग अलग गेहूं है। इसमें अपने जो 4-5 गेहूं का वर्णन किया है, तो सब में मिलाकर के 8 से 13 है ना। 1.25% क्या पाया जाता है, इसमें रेशा पाया जाता है, और वसा की मात्रा 1.5% होती है। अब आता है गेहूं में विटामिनें कौन कौन सी होती हैं, तो B1, B2, B6 और E भी पाई जाती है, किंतु ये पिसाई के समय क्या हो सकती हैं, नष्ट हो सकती हैं। क्या है, उस समय क्या गर्म होता है, आटा बनता है ना, तो गर्म होता है, तो गर्म में ये नष्ट हो सकती है ना। नरम गेहूं या मुलायम गेहूं को सॉफ्ट व्हीट
कह सकते हैं, इसे पिसिया गेहूं भी कह सकते हैं। इसका वानस्पतिक नाम टिटिकम एस्टिवम है। कौन सा है? टिटिकम एस्टिवम। ये नरम गेहूं है, इसी की हम लोग रोटी बनाते हैं। तो ये आ सकता है कि मुलायम वीट किसे कहा जाएगा? तो टिटिकम एस्टिवम को भी मुलायम वीट कहा जाता है और यह रोटी बनाने के काम आता है। क्या आता है? रोटी बनाने के। तो ये प्रश्न होगा कि ब्रेड वीट में कौन सी वेराइटी या कौन से गेहूं को उगाते हैं? तो कौन सा बताएंगे? टिटिकम एस्टिवम। पिसिया गेहूं से डबल रोटी यानी बेकरी उद्योग होता है, जहां पर ब्रेड और पपड़ी वगैरह बनती हैं, जहां डबल रोटी, बिस्कुट एवं मैदा तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? मैदा, पिसिया गेहूं से, है ना। इसी कारण इससे बेकरी उद्योग में क्या किया जाएगा? ये बड़ा हो रहा है, देखते जाएं। बेकरी उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। गेहूं में 9 से 15 यानी औसतन 12.5% कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटिन प्रोटीन पाई जाती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटिन। ये थोड़ा सा ध्यान देना कि गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो ग्लूटिन प्रोटीन का आंसर आपको लगाना है। ये प्रोटीन पानी से क्रिया करके आटे को, है ना, ऐसा कर देगा, रबड़ जैसे लगने लगता है। तो ये इसकी अपन जब पूड़ियाँ तलेंगे, रोटी बेल करके या पूड़ियाँ बेल करके, इनको जब तलेंगे ना तो फूल जाएंगे। तो फूलने की वजह क्या है? तो ये आंसर प्रश्न बन सकता है इस पर कि क्या कारण है कि टिटिकम एस्टिवम के आटे की या गेहूं की पूड़ियाँ तलने पर फूल जाती हैं। तो आंसर बताएंगे, ग्लूटेन आंसर होगा। ये यदि इसको बारीक पीस दिया जाए कम फाइबर में, यानी बारीक पीस दिया जाए और फिर बच्चों को खिलाया जाए जैसे मैगी आदि बना करके, तो ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होता है ना। तो बच्चों के लिए बारीक नहीं ज़्यादा पीसना चाहिए जैसे मैगी। तो प्रोटीन रूप के रूप में पाई जाती है। इसका उपयोग बेकरी उद्योग में, कहाँ पर? बेकरी उद्योग में डबल रोटी, बिस्कुट, रोटी बनाने में किया जाता है। ग्लूटेन के कारण गेहूं की चपाती या पूड़ी क्या हो जाता है? चपाती या पूड़ी जो अंडरलाइन हो रहा है वो इम्पोर्टेंस को बता रहा है। क्या है? इम्पोर्टेंस को बता रहा है कि फूल जाती है। क्या हो जाता है? फूल जाती है। गेहूं का उपयोग मनुष्य के भोजन में, यानी जो गेहूं का, मान लेते हमारे पास 100 केजी गेहूं है, कितना है? 100 केजी गेहूं है। 100 केजी में से हम बात करें तो 74% काय में चला गया? बीज के, उसके भोजन के रूप में, यानी गेहूं खा लिया जाता है ना। 11% काय में चला जाता है? द्वारा से बीज बोने में चला जाता है, अर्थात सोविंग के लिए इतना सीड की आवश्यकता होती है। और अन्य कार्यों में 15% चला जाता है, जैसे कि पशुओं के और मुर्गियों के दाने के लिए भी जा सकता है ना। तो इस प्रकार से हो गया जी। अब आता है टिटिकम एस्टिवम यानी पिसिया गेहूं में अगुणित अवस्था, यानी हैप्लॉइड अवस्था का मतलब है n बराबर, है ना। तो हैप्लॉइड अवस्था में सेल्स में है वे हाफ गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? हाफ। तो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी n बराबर है तो क्या बोलेंगे इसको? अगुणित बोलेंगे, है ना। जब सूत्रों की संख्या को n बराबर करते हुए 21 पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर। जबकि द्विगुणित में यानी डिप्लॉइड में क्या होता है? जब डिप्लॉइड सेल्स में कंटेंट टू कंप्लीट सेट्स, यानी डिप्लॉइड कब बोलते हैं? जब 2n होगा। हैप्लॉइड कब बोलेंगे? जब n होगा। तो कहीं कहीं हम देखते हैं कि n बराबर लिखा मिलता है, जैसे मान लो n बराबर 21 है, और कहीं पर 2n बराबर भी लिखा है, जैसे कि 42। तो इसको दूना हो गया। क्या होगा? दूना। n बराबर 21 है तो 2n बराबर कितना होगा? 42। इस प्रकार से हमेशा इनको ध्यान रखना है। तो ये डिप्लॉइड होगा तो ये हैप्लॉइड होगा, ये पहचानने की जरूरत होगी। तो क्रोमोसोम इस अवस्था में 2n बराबर कितने होंगे? 42 गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद आता है कटिया गेहूं का वानस्पतिक नाम टिटिकम ड्यूरम। ये अपन लोग पूरे ऊपर भी चर्चा करें। कटिया गेहूं का क्या नाम है? टिटिकम ड्यूरम। इसमें रवा दलिया तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? रवा और दलिया तैयार किया जाता है। कटिया गेहूं में द्विगुणित यानी डिप्लॉइड अवस्था में गुणसूत्र 2n बराबर कितने होते हैं? 28 होते हैं। और अगुणित अवस्था में यानी हैप्लॉइड अवस्था में कितने हो जाएंगे? उसके आधा यानी 14 रह जाएंगे। सन 1967-68 में इन दोनों फसलों में 28 और 14 वालों का योगदान ज्यादातर रहा। हरित क्रांति के बाद ये स्थिति पैदा हुई है अच्छी वाली। ठीक है, तो ये कब की बात है हमारे सामने? 1967-68 के बीच में ये दोनों गेहूं अक्सर ज्यादातर चले। जब हरित क्रांति कब आई है? हरित क्रांति कब आ गई? 67 के
है ना, 65-67 के आसपास। उसके बाद उसमें बदलाव हुआ है। तो क्या बदलाव हुआ है वो अब हम देखेंगे। तो हरित क्रांति का गेहूं की फसल पर क्या योगदान है। तो जहां हम लोगों ने क्या है अपने आप में स्पष्ट कर लिया है कि हरित क्रांति पर गेहूं में जो भी बातें आई हैं वो स्पष्टली हमारे सामने एक साथ हो गई। तो बहुत अच्छा रहा कि नहीं रहा। तो हरित क्रांति पर गेहूं फसल पर क्या योगदान रहा था। तो हरित क्रांति सन 1960 के दशक में, दशक का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा 10 साल के अंदर में बात करें, यानी जैसे अपन बात करें कि 1950 से 1960 ये एक दशक हुआ है ना। तो 1960 से 1970 ये एक दशक हुआ। तो इस दशक में हुआ 10 साल के अंदर हुआ। तो 66 के आसपास की बात है, मैंने किया तो 66 के आसपास। चलो ठीक है। हरित क्रांति 1960 के दशक में पंजाब राज्य से भारत के अंदर चालू हुई। ये भी बात ध्यान रखना है। सबसे पहले हरित क्रांति कहाँ से शुरुआत हुई, तो पंजाब से शुरुआत हुई है। कहाँ से हुई है, पंजाब से इसकी प्रारंभ हुई है। ठीक है। हरित क्रांति में गेहूं की अधिक उपज प्राप्त करने वाली जातियों को, कौन कौन सी जातियों को लिया गया था, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आती है कभी कभी क्वेश्चन समय। लरमा राजो है, क्या है, लरमा राजो है ना। सोनेरा 64 है ये वाला। और इसके लिए जो ड्वार्फ किए गए सिंगल जीन है इनके अंदर, है ना, सिंगल जीन ड्वार्फ जीन के लिए जाते हैं, इसके लिए बहुत वैरायटी है। और सोनोरा 64, कौन सी वाला, सोनेरा 64, ये डबल जीन वाली है। क्या है, ये डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी है। वो सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी थी, कौन सी वाली, लरमा राजो। इस पर जी जो है ना बहुत गहराई से क्वेश्चन आते हैं तो इस पर बनेंगे, सिंपल आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब आता है ड्वार्फ जीन। ये जो है ना गेहूं को जो बोना किया गया था उसके लिए जीन कौन सा, ये आएगा इसका नॉरिन जीन की बात रखना है यार। नॉरिन जीन डालकर के जो वैरायटी बनी उस वैरायटी का नाम क्या है, फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी नॉरिन 10। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या गई, नॉरिन 10। तो नॉरिन नामक जीन के कारण गेहूं को बोनापन हो गया। बोनापन से क्या हुआ, फसल 4 महीने में ही पककर तैयार हो जाती है। ग्रोथ कम करती है, इससे क्या होगा, बालियों की ग्रोथ ज्यादा होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो जाता है। क्या हो जाता है, वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो जाता है, तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये बात आ गई सामने, है ना। उसके बाद हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभाव किस पर रहा है, ये बात पूछी जाती है। तो आप आंसर बताएंगे क्रम में, गेहूं या धान, तो गेहूं पर आंसर आएगा। क्या आएगा, गेहूं पर आंसर आएगा। सर्वाधिक प्रभाव किस पर रहा, गेहूं पर रहा। और उस समय कौन सी वैरायटी हरित क्रांति में सबसे ज्यादा चली थी, तो HD 2329 किस्म का सबसे ज्यादा प्रयोग रहा। ये भी बात अच्छी है। तो हरित क्रांति में 6 फसलें आई थी भारत के अंदर। जब हरित क्रांति लागू हुई तो 6 फसलों पर एक साथ काम हुआ, लेकिन इन 6 में से सबसे ज्यादा किस पर हुआ था, गेहूं पर हुआ था। किस पर हुआ था, गेहूं। वो 6 फसलें कौन सी हैं, ये आंसर में पूछी जा सकती है। निम्न में से किस फसल में हरित क्रांति का प्रयोग किया गया, तो A, B, C और D पे सभी, ऐसे भी होगा। तो ये हरित क्रांति में 6 फसलें यूज की गई थी, वो है गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार और रागी। ठीक है ना। इनमें से सबसे ज्यादा फर्स्ट काम किस पर हुआ है, गेहूं पर हुआ है। फर्स्ट किस पर हुआ है, गेहूं पर हुआ है। तो इन 6 फसलों को लागू किया गया था, जिसमें से गेहूं प्रथम स्थान पर रहा। कहां पर रहा, प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है। एवं धान किस पर रही, द्वितीय स्थान पर। एक बार ये PSC में आ चुका है, इसमें आ चुका है, PSC में आ चुका है कि हरित क्रांति का योगदान फर्स्ट यानी प्रथम किस पर रहा, गेहूं, धान और मक्का, बाजरा, ऐसे। तो ये आंसर हमारे पास क्या आया, गेहूं आया। ठीक है। मैं आपके लिए समय समय पर जगह जगह पर क्वेश्चंस भी बताता जा रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, क्वेश्चंस क्लियर हो। बस मात्र पढ़ना ही नहीं है, कब क्वेश्चंस आया। ये मेरा 20-21 साल का अनुभव है, 21 साल हो गए इंग्लिश लैब में। तो 21 साल में जितने भी क्वेश्चन जो आए हैं वो करीबन इससे पूरे बन रहे होंगे। ठीक है ना। अब वो अलग थिंकिंग आपको है कि कोई क्वेश्चन थिंकिंग करके आ जाए वो आप कैच ना कर पाए, लेकिन इससे मिलता ही होगा लगभग। ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि अपने को अनुभव के साथ साथ में कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा वो आता जाए। तो हरित क्रांति में भाग लेने वाले विदेशी वैज्ञानिक, सबसे बड़ी बात ये है। तो जहाँ से हरित क्रांति चालू हुई थी, तो हरित क्रांति शब्द जो दिया था तो डॉक्टर विलियम गॉड ने दिया था। डॉक्टर विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द का नाम दिया था और उस पर जो काम किया था तो विदेशी वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई. बोरलॉग थे। ये पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन हैं,
है ना। हरित क्रांति के जनक कौन है, तो जनक आपको बताना है, बस इसमें इंडिया नहीं लगी होनी चाहिए, जनक शब्द लगाओ कि हरित क्रांति के जनक कौन है, यानी पिता कौन है, तो हमें किसको बताना है, डॉक्टर नॉर्मली बोरलॉग को ही बताना है। यदि ये पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो आपको बताना है कि देखो, फिर मैंने इसको क्लियर किया है कि भारतीय वैज्ञानिक, कौन से, भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ये बात को ध्यान देना, कौन है इसके, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इनको हमारे भारत देश में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन दो बातों पर ध्यान देना, कहीं कहीं आपको किताब मिलता होगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो कौन मिलेगा, डॉक्टर नॉर्मली बोरलॉग मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। कहीं आप देखेंगे तो ये मिलेगा कि एम.एस. स्वामीनाथन, तो कंफ्यूजन है, तो किताबों के जो कंफ्यूजन है ना, वो आज यहाँ खत्म होगा। कंफ्यूजन क्या है कि विदेशी का कौन है, भारत में कौन है, ये क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, इसी का योगदान सबसे ज्यादा सराहनीय रहा किसका, हमारे भारत देश में स्वामीनाथन जी का सहारा रहा। इससे हमारे भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है, और इन्होंने एक किताब भी लिखी है, क्या लिखी है, इनकी किताब आएगा, ये आ चुका है एक बार प्रश्न कि ये इसके राइटर कौन है, ये वाली के व्हीट रिवॉल्यूशन जो किताब है, इसके राइटर कौन है, ये ऐसे प्रश्न आया था। कैसे आया था कि व्हीट रिवॉल्यूशन जो बुक्स है, इसके राइटर कौन है, तो स्वाभाविक है कि रिवॉल्यूशन क्या है, क्रांति है, तो रिवॉल्यूशन के जो जनक है वो यहाँ पर हमारे भारत में जो लिखे कौन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो इनकी बुक का शीर्षक क्या था, व्हीट रिवॉल्यूशन। तो जो प्रश्न किसी एग्जाम में जो बना था वो कैसे बना था कि किताब के राइटर कौन है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में, यानी 4th पंचवर्षीय योजना, ये भी पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना। अब पंचवर्षीय योजना जिनको नहीं आती वो समझ लो, ऐसे याद रखना है कि हमारा भारत देश को 1947 में, क्या 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन हम 50 से इसकी क्या मानेंगे, इसकी रिवॉल्यूशन की, तो 50 से 5 साल 55, तो पहली योजना बनी पंचवर्षीय योजना का मतलब 5 साल की योजना। कौन सी योजना, 5 साल की योजना। तो 50 से 55 में कौन सी योजना हो गई, फर्स्ट। कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई, है ना। और 55 से 60 बताओ जल्दी, सेकेंड हो गई। 60 से 60 वो 60 से कौन हो गई, 65, थर्ड हो गई। ऐसे 65 से 70 कौन सी हो गई, फोर्थ हो गई। 65 से 70, तो हम लोग किस में आ रहे हैं, 66 में, 1966 में। तो किसने योजना में आ गए, क्लियर हुआ तो नहीं हुआ, किस पंचवर्षीय योजना में आ गए, 4th में आ गए अपने आप। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम सेट है आपके लाइफ में, आप इसको बस पढ़ते रहिए और देखते रहिए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 4th में हो गया ना अपना। हरित क्रांति जो शब्द है वो किसने दिया था, जो अंडरलाइन हो रहा है ना, वो नोट्स आपके इस पर आ जाएगा, आपकी वेब पे आ जाएगा और यूट्यूब पर भी आ जाएगा, और इसे अच्छे से आप पढ़ लेना। तो डॉक्टर नॉर्मली बोरलॉग को कृषि क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार, ये बात थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये जीएस में बनता है। जो जीएस पढ़ाएंगे आपको SED में जो लोग बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो वो ये कहेगा कृषि के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला, ये बात आएगी। तो भारत में सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो ये आंसर बनेगा इसका ना। किसको मिला था, 1970 में। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, GR रेवोल्यूशन, है ना, GR रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। GR का मतलब क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, तो हमारे वर्ल्ड के अंदर में, यानी इसको मिला। तो बहुत अच्छी हमारे भारत के लिए सफलता की बात थी उस समय। अब आता है कि गेहूं की सोविंग कब की जाती है, तो सोविंग कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है। अभी आया है 2020 में PAT में कि गेहूं किस मौसम में होता है, बताइए पूरे भारत में किस मौसम में, बताओ, इसी नहीं बता पाएंगे क्या, कितना इजी आंसर है। तो करंट में ये आया है कि सोविंग टाइम क्या है, तो कौन पता है सोविंग टाइम क्या है इसका, शीत ऋतु में बोया जाता है, रबी की फसल है, कौन नहीं जानता है इसको। तो बुवाई का समय, तो सिंचित क्षेत्रों में गेहूं की बुवाई 15 से 30 नवंबर, सिंचित क्षेत्रों में का मतलब सिंचाई की व्यवस्था है हमारे पास नवंबर में,
कि नवंबर के द्वितीय पखवाड़े तक भी जा सकता है। पखवाड़े का मतलब 15 दिन के अंदर में, लेट नाइट फोर्टनाइट में आता है की जाती है, तो 15 दिन का पखवाड़े का क्या आता है 15 दिन से, है ना, फोर्थ क्वार्टर और उसमें आता है। अब देखिए असिंचित क्षेत्रों में बोना है तो बरसात के पानी के आधार पर ही बोया जाएगा। किसके आधार पर बोया जाएगा? बरसात के आधार पर ही बोया जाएगा, तो थोड़ा जल्दी बोएंगे उसको। तो यहाँ 15 नवंबर से 30 नवंबर तक जा रहा है, तो यहाँ अपन लोगों ने 15 अक्टूबर से बोना शुरू कर दिया, लगभग 1 महीना पहले, क्योंकि 1 महीने में तो बहुत मॉइस्चर का फर्क पड़ता है, तो हम जल्दी बोलेंगे उसको। तो असिंचित क्षेत्रों में अनइरिगेटेड जगह पर हम लोग 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य इसकी बोविंग या बुवाई या शोविंग कर दी जाएगी। गेहूं की बाली को ईयर या हेड, ये आता है, गेहूं की बाली को क्या कहा जाता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अपन क्या बताएंगे, ईयर या हेड कहा जाता है। लेकिन वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी के अनुसार, किसके अनुसार? बॉटनी के अनुसार, है ना, इसे स्पाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइक। ये थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने ये गोल कर दिया, इसका प्रश्न बनता है कि गेहूं की बाली को क्या कहा जाएगा। तो जब बॉटनी का आएगा, जैसे पीएससी में है, तो पीएससी में जब बॉटनी का पेपर लग रहा होगा एग्रीकल्चर के साथ में, तब लगता है, तो इसमें स्पाइक आंसर आएगा। लेकिन अपन लोग इसको क्या कहेंगे एग्रीकल्चर में? हेड या ईयर बोलते हैं, ये माने बाली। और बाली के बीच का जो टेढ़ा मेढ़ा हिस्सा होता है, जिस पर दाने लगे होते हैं, उसे कहा जाता है रेचेस। क्या कहा जाता है? रेचेस। अर्थात जो हम देखते हैं कि बाली जो होती है उसमें ऐसे ऐसे रहता है, क्या रहता है, और इस तरह की रहता है, तो इस भाग को रेचेस कहा जाएगा। किसको? इस भाग को रेचेस कहा जाता है, इस भाग को रेचेस कहा जाता है। और नीचे मुख्य पेड़ रहता है, तो ये रेचेस बीच की जो डंडी होती है ऐसे ऐसे, है ना, जिगजैग टाइप की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेचेस कहते हैं। या रेचेस का अर्थ क्या होता है? बैग या रीढ़ की हड्डी। तो ये रीढ़ है हमारी, क्या है, जिस पर दाने लगे होते हैं। तो गेहूं के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? ये थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट क्या कहा जाएगा? क्योंकि इतने हिस्से को, इसके को क्या कहा गया है? स्पाइक। क्या कहा गया है? स्पाइक। तो स्पाइक और स्पाइक से मिलकर बना ना, तो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी, ठीक है। इसकी जो टर्म्स हैं उनको अच्छे से याद रखेंगे कि स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट किसे कहा जाता है? तो गेहूं की पुष्पक्रम को कहा जाएगा इनफ्लोरेंस ऑफ व्हीट। क्या कहा जाएगा? इनफ्लोरेंस ऑफ व्हीट, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहा जाता है। चलो ठीक है। अब हमारे पास आता है बीजू पौधों का वह स्थान जहां पर जड़ और तना एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, वहां क्या कहा जाता है? क्राउन। तो देखिए जो मैंने एक बीज बोया है और यहाँ पर से क्या निकलेगा? ऊपर के लिए लीफ निकलेगी। तो यहाँ पर जो जड़ें बनेंगी, क्या बनेंगी? जहाँ ये क्या कहा जाएगा? इसे क्राउन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्राउन कहते हैं। ये अपन गेहूं का एक बीज बो दिया है और यहाँ पर ये बीज रखा हुआ है, तो यहाँ से जो जड़ें निकल रही हैं इनको क्राउन कहा जाता है। यहीं से क्या निकलेंगी? लीफ निकलेंगी, ठीक है। तो ये क्राउन पूछा जाएगा, क्राउन। और ये क्राउन कहा जाता है क्राउन रूट। क्या बोलेंगे इसको? क्राउन रूट कहा जाता है। गेहूं में मृदा सतह से नीचे किंतु बीज के ऊपर बनता है। क्या बनती है? ये दोनों के बीज के और ऊपर के नीचे बनती है। क्राउन गेहूं में मृदा सतह से नीचे किंतु बीज के ऊपर, ये ध्यान देना है। एक बार ये पूछा जा चुका है ये वाला हिस्सा। क्राउन होता क्या है? यानी बीज कहाँ रहता है? जमीन के नीचे रहता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ऊपर की ओर जाता है, लेकिन जो क्राउन बना है ना वो सीड के नीचे होगा। यही बात ध्यान देना है। ये वाला हिस्सा कहाँ ऊपर है और ये क्राउन वाला हिस्सा कहाँ? नीचे, बीज से नीचे। तो ये बात क्या कही है कि गेहूं में मृदा सतह से नीचे किंतु बीज के ऊपर ही बन जाता है। ये बात बताना है आपको। कहाँ से क्राउन चालू हो जाता है वो बात कही गई है आपकी। क्या कही गई है कि कहाँ से चालू होता है? तो फिर से रिपीट कर लो, जो बहुत गहराई से प्रश्न बनते हैं वो हैं। सब क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये बनाएंगे कि क्राउन कहाँ बनता है, तो आप रिपीट करेंगे क्राउन रूट। क्या? क्राउन रूट
गेहूं में मृदा सतह से नीचे होते हैं, तो स्वाभाविक है मान लो यहाँ मान लो, तो मृदा सतह कौन है, ये है, सही है। तो मृदा सतह से कहां पर है, नीचे, ये गेहूं है, ये देखो, ठीक है। तो मृदा सतह से रूट्स कहां है, नीचे है, किंतु बीज के ऊपर ही बन जाती हैं। यहां से बनेंगे तो ये बीज क्या रहता है, थोड़ा सा नीचे रहेगा यहाँ से, ऐसे, तो यहाँ से बनेंगे, यानी कि बीच में एक यहाँ से पिलर्स जो निकलेंगे वो यहाँ से, तो इतना बीच में एक हिस्सा होता है, क्या होता है इतना, तो यहाँ से क्राउन बनेगी, तो ये क्या बनती है, किंतु बीज के ऊपर बनती है क्राउन्स, ठीक है। तो ये प्रश्न कैसे बनेगा कि क्राउन कहाँ बनती है, बीज के ऊपर, बीज के नीचे, तो लोग अक्सर कहाँ लगाएंगे, बीज के नीचे, आंसर क्यों गलत। तो ये जो किताब से रट रहे होंगे उनको पढ़ लेनी पड़ेगी कि क्या स्थिति है। ये मैं जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे गेहूं पर, वो लगभग सारे प्रश्नों को मेरे दिमाग में आपको बताता जा रहा हूँ, इंपोर्टेंट करता जा रहा हूँ। यही मतलब है कि मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, ठीक है। मृदा, अब क्या है हमारे सामने, मृदा यानी कैसी मिट्टी में अच्छा होता है गेहूं, तो ये सॉइल हमारे लिए कैसे, गेहूं की खेती के लिए दोमट यानी लौम मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। कैसी मानी जाती है, लौम मृदा अच्छी मानी जाती है, कैसी मानी जाती है, लौम, ठीक है। अब आती है गेहूं की कुछ जातियों के बारे में बात करते हैं, तो कुछ वेराइटीज दी हैं, क्या दी हैं, वेराइटीज। तो सिंचित क्षेत्रों के लिए यहाँ इरिगेशन की व्यवस्था है, तो उसके लिए RR21 अच्छी वेराइटी है, कल्याण सोना है, लोग वन है ना, और सरवती सोनेरा है, लरमा राजो है, WH 147 है। ये वैरायटी वहाँ अच्छी रहती है जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है और लगभग 6 सिंचाई आराम से हो सकती हैं। तो दूसरा देख रहे हैं हम लोग, और भी वैरायटी है HD वाली, यानी जो हाइब्रिड वैरायटी है, HD 2277 है, HD 2329 है, WH 157 है, अर्जुन है, हीरा है, सुजाता है, स्वाति है, मालवी 12, मालवी 34, मालवा 37, जयराज, गिरिजा है ना। अब आती है कटिया गेहूं की, ये थोड़ा सा पूछा जाता है कि कटिया गेहूं, तो कटिया गेहूं से क्या बनता है, कटिया गेहूं से क्या बनता है, उसके लिए कौन सी है, तवा 26, राज 911 और राज 1555, ये वेराइटी बहुत अच्छी है इसके लिए, उसके लिए दलिया वगैरह बनाने के लिए। अब आता है असंचित क्षेत्र, कटिया गेहूं से अक्सर दलिया बनता है। कटिया गेहूं की विशेषता यह होती है कि सीखने के बाद वो फूलता है, क्या होता है, फूलता है, अच्छा बनता है। अब आती है हमारे पास, ये आता है असिंचित क्षेत्रों के लिए, ये वैरायटी कई बार पूछी जा चुकी है, C306, यानी गेहूं की जहां 1 या 2 सिंचाई हो या असिंचित अवस्था की कहा जाए तो C306 आई हुई वैरायटी है। K65, K68, K72, K74, ये वैरायटी 1 सिंचाई अधिकतम 2 सिंचाई पर ही क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है या फसल पक जाती है। अब आता है प्रकाश रेडिएशन, प्रकाश से कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है ना, नर्मदा 4, नर्मदा 12, ये याद नहीं होगा, कोई बात नहीं। अब आता है उत्परिवर्तित किस्में, यानी म्यूटेंट वेराइटी है, यहाँ फॉन्ट मिस हो गया है ना, क्या है, फॉन्ट मिस हो गया इसलिए। अब आता है सीड रेट, क्या है, सीड रेट, तो सीड रेट पे भी आप विशेष ध्यान देना। सीड रेट में क्या क्या है, अलग अलग है। नंबर 1 क्या है, सीड ड्रिल द्वारा, यदि हम लोग सीड ड्रिल द्वारा सोविंग करते हैं, क्या करते हैं, सीड ड्रिल द्वारा सोविंग करते हैं, तो 80 से 100 केजी, कितनी, 80 से 100 केजी करीबन बीज लगता है। और ये बात को थोड़ा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गेहूं का संकर बीज कितना लगता है, हाइब्रिड सीड का कितना सीड रेट है, तो 65 केजी पर हेक्टेयर लगता है, केजी पर हेक्टेयर कितना लगता है, पर हेक्टेयर लगता है। तो हल्के पीछे होते हैं, गांव में इसको बोलते हैं झोंका वाली, क्या बोलते हैं, गांव में झोंका भी बोल सकते हैं। तो हल्के पीछे पंक्तियों में बीज को बोना है, इसको अपन लोग केरा विधि कहते हैं। तो 80 से 100 केजी लगेगा, इसमें कितना लगेगा, 80 से 100 केजी। अपन लोग गांव में देसी भाषा में इसको बोलते हैं नारी की सोविंग करना, जो बैल से चलती है ना देसी हल, उसको केरा पूरा बोला जाता है, क्या हो जाता है, केरा पूरा से यदि बुवाई करेंगे तो 80 से 100 केजी लगेगी। अब आता है डिबलर, डिबलर में क्या है, ये दिखाई दे रहा हमारे सामने, ये रहा डिबलर। डिबलर से हम लोग सीड की बुवाई कर सकते हैं। तो ये मान लो मेरे हाथ में ही ये डिबलर है और इसको अपन लोग ऐसे छेद किया और उसमें एक दाना डाल दिया। तो ये डिबलर से कब करते हैं, 2 कंडीशन पे ज़्यादातर करते हैं।
या तो बीज महंगा हो तो एक एक बीज को अच्छे से लगाना है ना। दूसरा, जब हमारे पास किसी खेत के पीछे बुवाई करना है या किसी बिल्डिंग के पीछे बुवाई करना, जहाँ या ना तो ट्रैक्टर जा सकता है और ना ही बैल जा सकते हैं, या हम किसी की फसल हो जाने के बाद हमारे को खेत खाली हुआ है तो हम उसमें ना तो बैल ले जा सकते हैं ना ट्रैक्टर ले जा सकते हैं, तो या कम जगह है ना, किसी बिल्डिंग के पीछे है या किसी खेत के पीछे है, कम जगह है, तो उसमें कम जगह के लिए हम लोग डिबलर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये डिबलर आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो है ना। और ये क्या है, सीड ड्रिल है। तो सीड ड्रिल से हम लोग बुवाई करेंगे, ये दिया ना सीड ड्रिल, ये देखिए ये सीड ड्रिल। तो आपके लिए मैंने इसको बहुत आसान बना दिया कि डिबलर से करेंगे तो क्या है, सीड ड्रिल से करेंगे तो डिबलर से बोएंगे हम लोग तो कितना लगेगा हमारे पास, डिबलर से 30 kg बीज लग रहा है, बस कितना लग रहा है, 30 kg बीज पर हेक्टेयर लगता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन होने की स्थिति बन जाती है कि नहीं तो गेहूं को तो 100 किलो बीज लगता है, 30 किलो तो हो ही नहीं सकता, तो उल्टा सीधा आंसर लगा सकते हैं, नहीं। तो यंत्र की बात की गई है ना, इसमें एक एक दाना निश्चित दूरी निश्चित गहराई पर लगाया जाता है और डिबलर द्वारा 30 kg हो गया। अब आता है देर से बीज बोना है, पछेती लेट बुआई होना है या लेट हो गई हमारी बुआई, तो इसमें लगभग कितना 25% सीड बढ़ा देते हैं। तो 100 की जगह कितना हो जाएगा, 125 बढ़ा क्यों देते हैं, क्योंकि मॉइस्चर कम होने की वजह से उसमें जर्मिनेशन घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है। अब आता है गेहूं में दूरी, दूरी क्या होती है, तो ये देखें, तो यहाँ से हम देखेंगे ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहती है, दूरी, क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, दूरी। तो ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर बो रहे हैं, वो दूरी होती है यहाँ से। तो पहले कतार, यानी ये लाइन बोली मैंने, ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं कतार, क्या बोलेंगे, कतार। अब पौधा, पौधे में क्या होगा, एक सीड ये आ गया, दूसरा सीड ये आ गया, दूसरा सीड ये आ गया, तो ये हुए प्लांट से प्लांट की दूरी, क्या हुई, प्लांट से प्लांट की दूरी। तो इसे P2P कहेंगे, क्या कहेंगे, P2P। और इसको क्या बोलेंगे, R2R, क्या बोलेंगे, R2R। ये एक स्टैंडर्ड है, ये आपको हमेशा याद रखना है, बदलता नहीं है ये सिस्टम। किस तरह का नहीं सिस्टम बदलता, कि पहली दूरी जो होगी, पहली दूरी होगी वो R होगी और सेकंड दूरी होगी वो P होगी, है ना। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ना बार बार समझने की जरूरत है। ये एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि पहली दूरी होगी तो R2R होगी और सेकंड दूरी होगी वो P2P होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से बिल्कुल ये याद आ गया, बिल्कुल आराम से आपको याद होगा। मैं बिल्कुल धीमे धीमे आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक तरफ से देखते देखते वीडियो, इसको एक बार रिवीजन और कर लेना आराम से, कान में लीड लगाओ, सुनते रहिए, अपने आप याद हो जाएगी, है ना। चलो देखते आगे। अब आते हैं बीज की गहराई। ये थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि बीज को कितनी गहराई पर बोना चाहिए, ये वाली बात। तो यहाँ पर जो लंबी वैरायटी है, इनकी हाइट ज़्यादा है, उनको 5 से 6 सेंटीमीटर लंबी किस्मों के लिए, किसके लिए है, लंबी किस्मों के लिए 5 से 6 सेंटीमीटर। अर्थात अपन लोग यदि बौनी किस्में हैं उनको 4 से 5 सेंटीमीटर पर बो सकते हैं, क्योंकि लंबी किस्में लॉजिंग यानी गिर सकती हैं, क्या कर सकती हैं, गिर सकती हैं, तो ज़्यादा डीपली चाहिए हमें। तो मैक्सिकन के लिए 4 सेंटीमीटर। मैक्सिकन कौन सा गेहूं में बताओ, बोना, कौन सा है, बोना गेहूं। तो बोने गेहूं के लिए 4 सेंटीमीटर है और लंबी किस्मों के लिए स्पेशली 5 से 6 सेंटीमीटर माना गया। अब आता है प्लांट पॉपुलेशन। क्या आता है, प्लांट पॉपुलेशन। तो प्लांट पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे 1 हेक्टेयर में, ये बात बताइए। एक बार ये पूछा गया था कि 1 हेक्टेयर में हेड यानी बालियों की संख्या कितनी है। कब आया था, जब मैं पीएचडी पढ़ रहा था, सब 1999 की बात है। तो उस समय ही आया था क्वेश्चन कि 1 हेक्टेयर में कितनी बाली होंगी। तो हम कह रहे ऐसे कैसे गिनेंगे, तो पहले ये समझ में नहीं आता था कैसे गिनेंगे, पता नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले ही पता हो जाता है कि पौधों की दूरी क्या है। हम लोगों ने अभी दूरी क्या देखी थी, 22 × 7। क्या देखी थी, 22 2 दूरी हमारे पास है, 22 × 7 भी है और ये 22 × 10 सेंटीमीटर, 2 दूरी है इसमें। क्या है, 2 दूरियां हैं इसके अंदर, एक तो ये वाली दूरी है और एक 22 × 7 है। ये गेहूं की 2 दूरियां हैं। तो अपन 22 × 7 के हिसाब से निकाल के देखा है यहाँ पर। तो देखो 22 × 7 में क्या निकाला है, ये। तो 1 हेक्टर पौधों या हेडों, लिखिए ना, मैंने क्या लिखा है, हेडों की संख्या। किसकी संख्या, हेड, हेड माने बाली या बालियों की संख्या
निकालना है। तो 20 × 7 सेंटीमीटर है। तो एक पौधे के लिए 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग सेंटीमीटर निकला? ये दूरियां ध्यान देना, सेंटीमीटर में होती हैं, तो 20 × 7 सेंटीमीटर, मीटर मत कर लेना। जबकि क्षेत्रफल तय में होता है हेक्टेयर, मीटर में होता है, तो मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमें क्या करें, इसको सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में करें। दोनों इकाई कैसी होना चाहिए? एक समान होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर एक पौधे का क्षेत्रफल निकाल लिया, कितना आ गया? 140 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। या 140 में हम लोग 10,000 वर्ग मीटर का भाग लेंगे तो एक पौधे के लिए कितना निकल आया? 0.014 वर्ग मीटर। कितना निकल आया? 0.014 वर्ग मीटर। तब 10,000 में कितने में? तब 10,000 में कितने पौधे आएंगे? तो कितने हो गए हमारे पास? 7,14,285 पौधे करीबन आएंगे, यानी प्लांट पॉपुलेशन है। अब इन आधार पर हम बता सकते हैं कि बालीय हेडों की संख्या कितनी है। बसर तो थोड़ा सा इसमें जे भी आएगा, ये निश्चित तो है, लेकिन टिलर्स की संख्या भी हो जाती है तो हेड्स बढ़ जाते हैं। एवरेजली एक में 3 से 4 टिलर आपको मानना पड़ेंगे। क्या है? टिलर्स भी आ जाते हैं। क्या होते हैं? तो ये टिलरिंग पौधा है। क्या होता है? टिलरिंग पौधा है। इसमें टिलर्स निकलते हैं, यानी कल्ले निकलते हैं। एक बीज, जैसे अपने ये बीज बो दिया है और जब ये करीबन ऐसे बढ़ेगा तो यहाँ से जो दोनों के बीच में जो जगह होती है, यहाँ से जो टिलर्स निकल आते हैं, है ना? तो एवरेज टिलर्स भी गिनना है। चलो ठीक है। तो गेहूं की बोनी जातियों में कितनी सिंचाई करेंगे? 6। ये PAT 2020 यानी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? आया हुआ क्वेश्चन है कि गेहूं में टोटल कितनी सिंचाइयां होती हैं? तो आंसर है 6 सिंचाइयां। कितनी सिंचाइयां हैं? 6 सिंचाइयां आंसर है। कितना इजी है। तो ये जो बातें हैं, मैंने सिंचाइयां कितनी की हैं वो सिंचाइयां भी बता रहा हूँ अभी, तो लेकिन काउंट कर ली पहले कितनी है, और आसानी से प्रश्न आ गया। और लड़के के बड़ा कठिन प्रश्न आया, लेकिन हमारे जितने बच्चे आए लगभग सभी 95% क्वेश्चन को सॉल्व करके आए। 90 से 95% क्वेश्चन ऑन द नोट्स मिले हुए हैं। ठीक है। तो इरिगेशन आ गया। इरिगेशन स्टेज वाइज बताएंगे। क्या बताएंगे? स्टेज बताएंगे। और ये जो इरिगेशन जो बताई गई हैं वो किसने? RVL भारद्वाज के अनुसार है। किसके अनुसार है? RVL भारद्वाज के अनुसार है। अलग अलग बुक्स में ये थोड़ा डिफरेंट भी होगा, यानी मेरे से कुछ डिफरेंट मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। मैंने भी कई राइटर्स की बुक्सों में देखा है और डिफरेंट मिलता है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सिंचाई की। तो प्रथम सिंचाई कौन सी होती है? क्राउन पर होती है। क्राउन जड़ निकलती है तब। तो क्राउन जड़ क्या होती है? मैंने बताई थी, यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से क्राउन जड़ निकलेगी, बीज से थोड़ा ऊपर से, है ना, यहाँ से। तो ये क्राउन होती है। क्या होती है? क्राउन। तो जब क्राउन निकलने लगती है तब सीड समाप्त होने की स्थिति में होता है, तब सिंचाई बहुत आवश्यक है, यानी इसे CRI कह सकते हैं, क्राउन रूट इरिगेशन। ये सिंचाई के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस समय मिट्टी से संबंध बनाना चाहता है पौधा, और उसी समय यदि मिट्टी सूखी है तो प्लांट्स मर जाएगा, इस समय प्रोडक्शन घट जाएगा। इसलिए ये CRI सबसे फर्स्ट है, चाहे आपके पास 1 सिंचाई हो या 2 सिंचाई हो या 6 सिंचाई हो, पहली सिंचाई आपको CRI पर करना ही है। एक दूसरा ये प्रश्न बहुत अच्छे पूछा जाता है कि गेहूं की CRI क्या है, कितने दिन में आती है? तो ये आपको 21 दिन में आती है। कितने में आना है? 21 दिन आंसर बताना है। तो प्रथम सिंचाई क्राउन जड़ बनते समय, या क्राउन को हम हिंदी में मुकुट बनते समय कहेंगे, यानी सराई। क्या है? CRI। CRI का मतलब है क्राउन रूट इरिगेशन, है ना? क्या बनते हैं? क्राउन रूट इरिगेशन। अब ये 20 से 25 दिन यानी एवरेजली कितने दिनों में बन जाती है? 21 दिन की है। अर्थात गेहूं में पहली सिंचाई कब करना चाहिए? पहली सिंचाई कब करना चाहिए? 21 दिन में करीबन करना चाहिए। चलो ठीक है भाई। अब वहां पे इरिगेशन को अच्छे से हम लोग याद रखेंगे। तो दूसरी सिंचाई हम बात करते हैं। दूसरी सिंचाई कल्ले फूटते समय, तो टिलरिंग अवस्था। टिलरिंग अवस्था कब आ जाती है? ये लगभग 40 से 45 दिन के अंदर आ जाती है। तृतीय सिंचाई कब करेंगे? गांठ बनते समय, यानी लेट जॉइंटिंग अवस्था में। कौन सी आती है? लेट जॉइंट अवस्था में आती है। चौथी सिंचाई फूलाते समय, यानी फ्लावरिंग स्टेज पे करते हैं। उसके बाद 5वीं सिंचाई दाना में दूध पड़ते समय, यानी मिल्किंग
और छठवीं सच्चाई दाना कठोर होते समय हार्ड डब स्टेज में करते हैं, है ना। तो ये आपको सच्चाई करना है। और एवरेजली यदि आपको याद रखना है तो मैं आपको बता देता हूँ, एवरेजली 20 × 6 यानी 20 के दिन के अंतर से सिंचाई करना है। क्या करना है? 20 दिन के लगभग एवरेज सिंचाई करना है और 6 सिंचाई होंगी तो कितना होगा? 120 दिन। क्या होगा? 120 दिन। 120 दिन का टारगेट हो गया और फसल 120 दिन का मतलब होगा पूरे 4 महीने। कितने हो गए? 4 माह। तो फसल कितने दिन में पक जाती है? 4 माह में पक जाती है। अब क्रम भी जानना है तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं आपको, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला? T C T J और FMD। तो इसे याद रख सकते हैं कि कैटल में जो है ना, इसको कैटल के लिए बात जान सकते हैं और क्या लगती है डिसीज जो लगती है गाय में वो अपन देख। तो CTG FMD 2 हिस्सों में बांट लो। तो 3 एक सच्चाई हो गई और 3 एक सच्चाई हो गई। तो C का मतलब है क्राउन। तो क्राउन कब हो रही है? लगभग 20 दिन में। तो फिर टेलरिंग कब हो रही है ना? कौन सी हो रही है? टेलरिंग आ गई दूसरे नंबर पे। फिर जॉइंटिंग आ गई तीसरे नंबर पर। फिर कौन से आ गई? फ्लावरिंग। F माने फ्लावरिंग, M का मतलब क्या हो गई? मिल्किंग और D का मतलब हो गई डब स्टेज। तो आराम से याद हो जाए क्रम वाइज। क्या पहली कौन सी, दूसरी कृष्ण। अब ये जरूरी नहीं है कि वो ये पूछ ले कि सच्चाई कब कौन कौन सी है। ये भी पूछा जा सकता है कि लेट जॉइंट कितने दिन में आती है कम अवस्था। तो 60 से 75 दिन में, ऐसे भी बोल सकते हैं। दूसरा कुछ भी पूछा जा सकता है कि गेहूं में फूल कितने समय में, कितनी दिन की अवधि पर आते हैं। तो फूल आने का समय कितना है? 90 से 95 दिन में गेहूं में फूल आ जाते हैं। तो जहां हमने सिंचाई की बात तो करी है लेकिन वो फूल की भी बात कर सकता है। तो एक तीर से 2 निशाने। क्या हुए? एक तीर से 2 निशाने हो गए। क्या क्या हो गए? एक तीर से 2 निशाने कि यहाँ पर स्टेज भी पूछा जा सकता है और सिंचाई भी पूछी जा सकती है। तो सारी सिंचाई मैंने एक साथ कर दी है। लेकिन कभी कभी प्रश्न बनता है कि किसी किसान के पास 2 सिंचाई है तो, यदि 1 सिंचाई है तो, और 3 सिंचाई है तो कब कब करना चाहिए, तो हम देखेंगे। अब हमारे पास देख रहे हैं कि यदि हमारे पास यहाँ से जो बात देखेंगे वो देखें, क्या देखें? यहाँ से यदि हमारे पास 1 सिंचाई है, ये बोल्ड हो रहा ना, क्यों हो रहा है? 1 सिंचाई है मात्र, एक बार कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो सूखा इलाका होता है, असिंचित इलाका होता है, वहाँ पर एक किसान बरसात के दिनों में एक टैंक बना होता है, उसमें भर लेता है कि एक बार में तो 1 पानी तो लग ही जाएगा, सरसों हो या गेहूं हो, तो वो अपने खेत पर टैंक बनवा लेता है। तो 1 सिंचाई हो सकती है उससे। तो उसे कब देना चाहिए वो सिंचाई, ये मेन बात है। मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ कि CRI ही मेन है। चाहे आपके पास 1 सिंचाई हो या 2 सिंचाई हो या 3 हो, आपको CRI तो देना ही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंचाई है। ओके, यदि सेकंड कंडीशन का, यदि हमारे पास कितनी है? 2 सिंचाई है तो एक तो CRI फाइनल हो गई, ठीक है। अब दूसरी कौन सी है? फ्लावरिंग स्टेज है, 90 दिन पे। उधर से भी जो 120 दिन पर थी, एक उधर से घटा दी, क्रम वाइज घटाते आएंगे तो 90-95 दिन में करीबन लेट जॉइंटिंग के बाद। और हमारे पास दूसरी कब आ गई? यदि 3 है तो कब कब करेंगे? तो फर्स्ट CRI, दूसरी लेट जॉइंट और तीसरी मिल्किंग स्टेज। कब करेंगे? मिल्किंग स्टेज में करेंगे। ओके, ठीक है। सामान्य तौर पर मृदा में 50% नमी रह जाए, क्या रह जाए? सामान्य तौर पर 50% नमी रह जाए तब सिंचाई करना होती है। क्या करनी होती है? सिंचाई करनी होती है और उपज में वृद्धि होती है। तो अपन सिंचाई का निर्धारण कैसे करेंगे? तो 2-3 तरीके हैं, एक तो व्यवहारिक है और एक साइंटिफिक है। तो व्यवहारिक में हम बात करें तो व्यवहारिक में हम खेत पे गए और यदि पौधा मुरझा रहे हैं तो समझ लो कि सिंचाई की जरूरत है। दूसरा, पौधे उसमें इंडिकेटर पौधा लगा हो तो मुख्य फसल से पहले वो सूखने लगता है, तो इंडिकेटर पौधे को देखकर भी अपन बता सकते हैं। तीसरा, जमीन को देखकर पूरी सफेदी हो गई है, पानी होगा, गीली हो गई तो कैसी रहेगी? लोहे जैसे कलर की, लगभग किसी जैसे नया लोहे आता है ना उस तरह की गीली। और उसके बाद यदि वो सूख जाएगी तो ब्राउन कलर आ जाता है। दूसरा, अपन उस पर हाथ फेर के देखेंगे तो वो कैसी लग रही है? सूखी महसूस होगी। या फिर मिट्टी खोद के या अपन लड्डू बनाएंगे और लड्डू बनाने के बाद छोड़ देंगे तो वो लड्डू क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि पानी नहीं है।
बाकी कैलकुलेटर करके, है ना, टेंशियोमीटर से भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो ये मात्रा 50% से कम नहीं होनी चाहिए। यदि 50% से कम हुई तो उत्पादन घट जाएगा, और 50% से पहले ही हम लोग नमी से पहले सिंचाई करते रहेंगे तो उपज में वृद्धि होगी। ठीक है, अब आती है कि खाद की मात्रा। कई की मात्रा, खाद की मात्रा, यानी अपन फर्टिलाइजर्स कितना देंगे। तो फर्टिलाइजर की बात करते हैं हम लोग, तो फर्टिलाइजर देख लेते हैं। तो खाद कितना देना पड़ेगा, तो सिंचित क्षेत्रों में उर्वरक की मात्रा नाइट्रोजन कितनी देनी पड़ेगी, 100 से लेकर 125। नाइट्रोजन कितनी है, कितनी रिकमेंडेशन है पर हेक्टेयर के लिए, 100 से 125 है। और फास्फोरस की कितनी है, 50 kg पर हेक्टेयर है। कितनी है, 50 kg पर हेक्टेयर है। और पोटाश की कितनी है, 40 kg पर हेक्टेयर है। ये भारतीय मृदाओं में लगभग मौजूद है, तो इसे जानने की, देने की या डालने की जरूरत नहीं होती है। चलो ठीक है, हाँ थोड़ा सा इस पर एक प्रश्न बनता है, वो सुनो क्या है कि 100 kg नाइट्रोजन हमें देना है, 100 kg नाइट्रोजन देना है, तो यूरिया के कितने पैकेट डलेंगे। तो बता कितने पैकेट डलेंगे। आपको मैं एक आंसर दे देता हूँ यहाँ से, 1, 2, B 3 और C 3 से 4 और D 4 से 5, ऐसे आंसर दे दिया आपको। ठीक है, यहाँ पर भी हम बना सकते हैं 2 से 3 और यहाँ 3 से 4 तो ठीक है, इस पर से एक कितना है, 2, 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 से 5, ऐसे दे दिया। ठीक है, तो आप बताइए इनमें से कौन सा है, जल्दी बताओ फटाफट कौन सा है। तो नहीं बता पाए तो अपन लोग, मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ आपको कि यूरिया का जो पैकेट होता है, क्या होता है, यूरिया का एक पैकेट होता है, वह 50 kg का होता है। क्या होता है, यूरिया, ऐसे लिखा होता है उस पर किसान यूरिया, और इस पर लिखा होता है 46% N, 46.66 होता है, लेकिन अपन 46% से ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये यूरिया में एक पैकेट है, और इसका वजन जो होता है वेट, नेट वेट कितना होता है, नेट वेट कितना होता है, 50 kg होता है। कितना होता है, 50 kg होता है। तो कितने पैकेट डलेंगे अब 1 हेक्टेयर में, ये बताना होगा। बताएं कितने पैकेट डलेंगे, जल्दी बताओ। तो देखो सीधी सीधी बात है, ये इसमें कितने परसेंट लिखा हुआ है, ये देखो 46%। प्रतिशत का मतलब हुआ कि 46%, प्रतिशत का मतलब 100 पर कितनी है, 46 है। हमारा यूरिया की जो पैकेट है वो कितने का है, 50 का। तो 2 पैकेट में कैलकुलेट करेंगे, 2 पैकेट में कितनी नाइट्रोजन पहुंची, 46%, यानी 40 kg मान लो। सही है, 4 पैकेट में कितनी पहुंच गई, 92। सही है, अब कितनी हमारे पास, 100 से भी तो 92 से भी ज्यादा। तो हमारे पास सीधी सीधी बात आ गई कि 4 से 5 पैकेट लगेंगे। ठीक है, कितने लगेंगे, 4 से 5। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, देसी दिमाग लगा लीजिए आप कि जब 80% है, कितनी परसेंट है, 46, तो एक पैकेट में कितनी होगी, 23 किलो नाइट्रोजन। ठीक है, तो फिर दो में मिला करके कितनी होगी, 46 ही तो होगी, तो 4 में मिला कितनी होगी, 92 होगी। और ये 92 से कितना है, 8 से लेकर के कितना ज्यादा है, 125। तो 8 के लिए हमें 4 से ज्यादा ही चाहिए ना, तो ऐसे आएगा कि 4 से 5 के लिए। तो ये बेसिक कैलकुलेट किया, टाइम लगाने की जरूरत नहीं है कॉम्बिनेशन वर्क। ठीक है, बहुत फास्ट करने होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया कि संचित क्षेत्रों के लिए ये आ गया, क्या आ गया, संचित क्षेत्रों के लिए हो गया। और असंचित क्षेत्रों में क्या होता है, एक सिंचाई होती है तो ज्यादा 2 होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम बात करें कि नाइट्रोजन दे कैसे पाएंगे, नाइट्रोजन नहीं दे पाएंगे। तो ये अब आती है खरपतवार के बारे में। तो गेहूं में कुछ खरपतवार भी आ जाते हैं, हमें प्लांट प्रोटेक्शन भी ध्यान देना है। फसल अच्छी पैदावार करना है तो उसमें रोग, कीट और खरपतवारों का नियंत्रण भी करना है। तो क्या करना है, प्लांट प्रोटेक्शन भी आएगा, तो प्लांट प्रोटेक्शन भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लांट प्रोटेक्शन भी करना है। तो प्लांट प्रोटेक्शन भी करना है हमारे को। तो प्लांट प्रोटेक्शन हम सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक प्लांट है, क्या है, एक प्लांट है। तो ये किससे प्रोटेक्शन, जैसे पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं ना लोग बाग, उसी प्रकार से हमारे पास भी, मैंने मान लो ये लोग प्रोटेक्शन लगा दिए। अब ना तो इसमें कीट आएंगे, क्या नहीं आएंगे,
कीट आएंगे, कीट तो जानते ही हो सब लोग, है ना। और उसके बाद खरपतवार, है ना, यानी वीड यानी इंसेक्ट, और वीड और क्या है डिसीज यानी रोग व्याधि भी बोलते हैं उनको। तो इनसे हमारे को सुरक्षा करना है, इनके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ गेहूं में जो आने वाले खरपतवार हैं, वीड हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास खरपतवार में कौन से हैं, उनको भी दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक तो चौड़ी पत्ती वाले, कौन से वाले, चौड़ी वाले। तो कोई खरपतवार नहीं देखे हैं तो मैंने यहाँ पर इमेज सेट कर दिए हैं, एक बार में खरपतवार हो जाएंगे। दूसरा है सकरी पत्ती वाले, कौन से वाले, सकरी पत्ती वाले। तो देखो सकरी पत्ती में कौन से आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चौड़ी पत्ती वाले कौन सी है, जंगली गाजर, है ना। तो जंगली गाजर से दिखाई दे रहे हैं, जंगली गाजर। दूसरा हमारे सामने आता है बथुआ, क्या है, बथुआ, ये रहा बथुआ, क्या है, ये है बथुआ, ठीक है। बथुआ, ये बथुआ वही है जिससे हम लोग पराठा बनाते हैं, क्या है, ये बथुआ वही है जिससे पराठा बनाते हैं। कृष्ण नील, देखो नीले फूल है इसके, इसलिए इसका नाम कृष्ण नील रखा है। हिरणपुरी, इसे लपेटा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लपेटा, क्योंकि ये लपट जाती, देखो ये गोल गोल घूम रही है, ये खेलते से लपट जाती है, इसलिए इसका नाम लपेटा भी बोलते हैं और हिरणपुरी कहते हैं इसको। उसके बाद आया सेंजी, ये खरपतवार है सेंजी, और ये उसमें बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ हम लोग हरी खाद में भी इसका प्रयोग करते हैं। चटरी मटरी है, मुन्ना चटरी मटरी है, मटर जैसी ही होती है लगभग, इसलिए इसका नाम चटरी मटरी रखा गया है। तो ये सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार गेहूं के लिए समस्या बनते हैं। तो ये आप देख लीजिए, याद हो जाएंगे ना। अब तो वैसे अपन रटते थे, अब हमारे सामने देख रहे हैं कि गेहूं में लगने वाले वीड्स कौन कौन से हैं, या गेहूं की फसल में उगने वाले वीड्स कौन से हैं। तो आप वीड कंट्रोल कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से वीड इसमें लगते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, शानदार। तो इस तरह से हमारे पास वीड एक बार में याद हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो इमेज देख कर हमें पता लग जाता है कि कृष्ण नील कैसा था। ठीक है, बथुआ देख लिया होगा, लेकिन कृष्ण नील देखी होगी। तो एक ने एक हमारे पास, हमने भी सेंजी नहीं देखी होगी, किसी ने चटरी मटरी नहीं देखी होगी, तो किसी ने हिरणपुरी नहीं देखी होगी, है ना। सारे नहीं देखे होंगे, लेकिन अब पता लग गया कि ये गेहूं की फसल में लगने वाले मुख्यतः वीड कौन से हैं। तो फर्स्ट माना जाए तो किसे है, तो फर्स्ट हम इसको मानेंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट, बथुआ को मानेंगे। और ये सभी चौड़ी पत्ती वाले, और ये सभी खरपतवार किसके हैं, रवि के, ठीक है, किसके हैं, रवि के। तो रवि में फसलें जो होंगी, जैसे कि सरसों है, तो सरसों में भी ये बीज आ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास सकरी पत्ती वाले, जैसे गेहूं सा, मंडूसी, बल्लूरिया, गुल्ली डंडा, जंगली जई, इस तरह के आएंगे। तो कौन से है हमारे पास, ये सकरी पत्ती, देखो ना, ये सकरी पत्ती वाले, ये गेहूं का मामा फेलरेस माइनर, क्या बोलते हैं इसको, गेहूं का मामा फेलरेस माइनर। कौन सा है, फेलरेस माइनर, गेहूं का मामा, गेहूं का मामा यानी फेलरेस माइनर। इस तरह से ये खरपतवार निकलते हैं। उस समय नकलची भी बोलते हैं इसको, कौन सा बोलते हैं, नकलची। नकलची क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गेहूं जैसा ही नकल करता है, गेहूं जैसी पत्ती हैं, सब कुछ गेहूं है। जब तक इसमें ये बालियां नहीं आ जाएंगी तब तक पहचानना बहुत मुश्किल होता है, आइडेंटिफाई करना कि ये गेहूं का पेड़ है या फिर गेहूं का मामा है, फेलरेस माइनर। इसलिए इसे नकल करता है। जैसे कि घोड़ी पर दूल्हा बैठा होता है ना, तो उसके दूल्हा जैसा ही दूसरा दूल्हा बैठा होता है। बड़ा दूल्हा तो दुल्हन ले जाएगा, लेकिन छोटा दूल्हा खाली रह जाएगा। तो इनका कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे खत्म होता है ना। ये फिजिकल प्योरिटी को खत्म करते हैं, इसलिए बीड़ों को उखाड़ देना चाहिए। चलो, अब आता है खरपतवार जो आए हुए हैं, तो इनको नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो नियंत्रण करने के लिए हमारे पास खरपतवार नियंत्रण दिया हुआ है। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए सबसे अच्छा है 2,4-D, यानी ये बथुआ के नियंत्रण के लिए सबसे अच्छी दवाई है। तो पूछा जाए कि गेहूं में बथुआ को नियंत्रण करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो 2,4-D बहुत अच्छी दवाई मानी गई है। इसकी 0.625 किलोग्राम पर हेक्टेयर डाल सकते हैं, यानी 600 से 800 लीटर पानी में घोल करके क्या कर सकते हैं, इससे फसल पर कर सकते हैं स्प्रे। और कब करेंगे ये थोड़ा ध्यान दें, 30 से 35 दिन बाद खेत में छिड़काव कर रहे हैं। एक बार ये भी नहीं पूछा, ये आया था कि गेहूं की फसल में बीड
कीट कंट्रोल किस उम्र पर करना चाहिए, कितने टाइम में करना चाहिए? तो 30 से 35 दिन आंसर है, एकदम नोट से वैसे वैसा मिल गया था। तो अक्सर हम देखते हैं कि हार्मफुल अवस्था कब से शुरुआत होती है, तो 30 दिन के आसपास से हार्मफुल स्टेज आने लगती है किसकी, वीडों की, तो उस समय हमें इन्हें नष्ट कर देना चाहिए। अब आता है सक्रिय पत्ती के लिए। सक्रिय पत्ती के लिए सबसे अच्छी है आइसोप्रोड्यूरा, 75 WP वाटर लेवल पाउडर होता है, 1 किलोग्राम मात्रा, या पेंडामेथिलीन जो इस बार PAT में आई हुई है, PAT 2020 इसमें आई हुई है ना, पेंडामेथिलीन का प्रयोग इसमें, तो ये PAT में आया इस बार का, है ना, खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो स्टाम्प F30 है ना, स्टाम्प F30 EC का, पेंडामेथिलीन 30 EC में, इमल्सन फाइबर कंसंट्रेशन 30 EC में आता है, ठीक है। चलो, तो ये हमने सक्रिय पत्ती और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण की भी बात कर ली, खरपतवार भी देख लिए। अब क्या देखेंगे हम लोग, कुछ इंसेक्ट भी हमारे को परेशान करते हैं। क्या करते हैं, इंसेक्ट भी परेशान करते हैं, तो हमारे पास इंसेक्टों की जानकारी लेंगे। तो सबसे ज़्यादा दीमक परेशान करती है। तो गेहूं का जैसे मुख्य स्पेशल कोई विशेष कीट नहीं है, लेकिन दीमक तो एक ऐसा कीट है किसी में भी लग जाता है, कॉमन कीट है, तो गेहूं का कोई स्पेशल कीट नहीं है। और जहाँ जैसा माहौल होता है वैसे इंसेक्ट इसको अटैक कर लेते हैं, माऊ भी आ सकता है ना, ऐसे ही ये सारे इसमें कीट भी हैं। तो मुख्य कीट इसके लिए नियंत्रण के लिए क्या है, टर्माइट ही मान लो मुख्य इसका, और क्लोरोपाइरीफॉस, जो फॉस वाली दवाइयाँ होती हैं ना, बहुत अच्छी कीटनाशी होती हैं। एल्ट्रन 5% हेप्टाक्लोर है, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। भंडारों में लगने वाले कीट, कौन से वाले, भंडारों में लगने वाले कीट। तो गेहूं के जब स्टोरेज में रखते हैं तब भी कीट लग जाते हैं, तो स्टोरेज में लगने वाले कीट कौन से हैं हम देखेंगे। हमने देखो दीमक में देख रहे हैं, दीमक में देखो ये गेहूं की फसल खड़ी हुई है और दीमक ने अपना घर बना लिया, तो जड़ें को काट देगी और वो क्या नुकसान हो जाएगा, पेड़ सूख जाएगा। भंडारों में लगने वाले कीट हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, तो वो देखो लाल सुरई, कौन सा है, लाल सुरई, कपड़ा बीटल, मुर्साल, इन तीनों के नियंत्रण के लिए है ना इथिलीन डाइब्रोमाइड यानी EDB का प्रयोग किया जाए। एक बार ये आया था EDB निम्न में से कौन सा कीटनाशी है, तो EDB आंसर आया था, तो EDB, तो इथिलीन डाइब्रोमाइड। जैसे भी आया था, जैसे पेंडामेथिलीन, EDB, 2,4-D, निम्न में से कौन सी कीटनाशी है, हमने पहचान ली कि EDB कीटनाशी। तो ये हमारे पास कपड़ा बीटल दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है, ये राइस वीवल दिखाई दे रहा है, कौन सा दिखाई दे रहा है, राइस वीवल दिखाई दे रहा है। ये राइस वीवल है ना, जो है ना, क्या है राइस वीवल, तो ये सूंड जैसा होता है, जैसा इसकी सूंड आगे से लंबी होती है, ये होता है खपरा बीटल। कौन सा होता है, खपरा बीटल होता है, ये वजह तो एक ही है इसमें। और इस तरह से हमारे सामने देखो गेहूं को किस तरह से खोखला करते हैं, इसकी ये लार्वा अवस्था है, क्या है, लार्वा अवस्था है। इनको अपन लोग वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको गाँव में, पई बोलते हैं इसको, तो वही है लार्वा अवस्था है इसकी। चलो ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लो दोस्तों कि किस तरह से कीट गेहूं को स्टोरेज में डैमेज करते हैं। तो इंसेक्ट भी दिखाई दे रहे हैं और उनका कंट्रोल भी दी है। EDB का अपन लोग इथिलीन डाइब्रोमाइड का स्प्रे कर देंगे तो ये कीट कंट्रोल खत्म हो जाता है। और बिना दवाई के ही करना है, तो इसमें ध्यान दें कि जो गेहूं है, जो दाना है, वह 10% नमी से ज़्यादा नमी नहीं होना चाहिए। 10% से कम नमी होगी तो ये इंसेक्ट आक्रमण यानी अटैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि स्टोरेज में जो इंसेक्ट लगते हैं वो कब लगते हैं, बरसात के बाद, क्योंकि मॉइस्चर पकड़ लेता है दाना, मॉइस्चर पकड़ने से कंडीशन बन जाती है। चलो ठीक है, अब आ गए हमारे पास कुछ रोग आ गए, डिसीज आ गए, डिसीज। तो रक्त या गेरुई यानी किट रोग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, किट रोग बोलते हैं। देखिए गेरुई, यह रोग पक्षी या कवक से होता है, ये बीमारी आपको दिखाई दे रही है ना। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद पीली रस्ट आपको ये दिखाई दे, धारीदार पीली रस्ट। उसके बाद अपन आगे देख रहे हैं लीप रस्ट, ये दिखाई दे रहा है लीप रस्ट, ये ब्राउन रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्राउन है और ये येलो है, कौन सा वाला है, येलो है। ये देखिए आप, कौन सा वाला है, ये येलो वाला है, कैसा है, येलो वाला। तो रस्टों में हम देख रहे हैं कि रस्ट किस तरह से डैमेज करते हैं। ये क्या करते हैं, इस तरह से डैमेज करने से पत्तियों का फोटोसिंथेसिस रुक जाता है और जिससे दाना यानी सिंक नहीं भरता, यानी कमजोर रह जाता है। तो किस पर प्रभाव पड़ेगा, प्रोडक्शन पर। तो टोटल प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन कम हो जाएगा।
लीप रेस्ट यानी भूरा रेस्ट। अब आगे लीप रेस्ट या भूरा रेस्ट ये आपको दिखाई देगा, इस तरह का होता है। अब आगे देखते हैं हमारे पास ये कौन सा आ गया, काला रेस्ट या तना रेस्ट भी कहते हैं इसको, काला रेस्ट को तना रेस्ट हमने स्टेम रेस्ट भी कहते हैं। यह पक्षी ग्रेवनेस टिटीसाई नामक कवक से लगता है। तो ये देखो तने को किस तरह से इसमें डैमेज कर दिया, ये ब्लैक है कलर में, इसलिए इसको ब्लैक रेस्ट कहा गया है। अब आता है कंडवा, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है इसकी, कंडवा रोग की। लूज स्मट, तो लूज स्मट में देख लेंगे बालिया इस तरह से होना चाहिए, लेकिन इसके जो स्पोर्स आ चुके हैं इस पर देखिए, ये स्पोर्स आ गए जी। क्या करेंगे, इसको पूरी को कवक इस पर आक्रमण कर देते हैं। किससे होती है, कवक से होती है। किससे होती है, कवक से। और कवक क्या कर देगा, इसकी रेचेस छोड़ देगा, बाकी सारा भाग डैमेज हो जाता है। इसको लूज स्मट क्यों कहते हैं, लूज माने क्या होता है, ढीला, है ना, और कंड तो है ही, तो लूज स्मट। और इसको क्या करेगा आप, ये हवा चलेगी तो ये फैलेगा, क्या होगा, हवा चलेगी तो ये फैलेगा, इसलिए इसको लूज स्मट कहते हैं। और अगले बार ये कहाँ पहुंच जाएगा, बीज पर। तो ये सीड वॉर्म डिसीज है, कौन सा है, सीड वॉर्म डिसीज है। कौन सी है, सीड वॉर्म डिसीज है, ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू, कौन सा डिसीज आ गई, पाउडरी मिल्ड्यू। इसमें क्या होता है, पत्तियों पे सफेद पाउडर आ जाता है। ये पाउडरी मिल्ड्यू उसमें भी होता है, साइट्रस फैमिलियों में सबसे, वो क्या नाम है उसका, क्रूसीफेरी फैमिली में बहुत होता है, वो भी है, सरसों है, इनमें बहुत होता है। तो ये देखो आप पाउडर देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप, पाउडर देख पा रहे हैं, ठीक है, क्या देख पा रहे हैं, देखो पाउडर हो गया। तो ये पाउडर हमारे सामने दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, पाउडर दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको व्हाइट रेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हो, ये आ गया अगेती झुलसा, इसमें पत्तियां झुलस जाती हैं, अल्टरनेरिया ब्लाइट। ये देखिए क्या हो गया, इसमें पत्तियां झुलस गई हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं आग से तो नहीं झुलस गई, तो ये स्पॉट अल्टरनेरिया, ठीक है। तो क्या आ जाती है, स्पॉट। तो ये आपको याद करने में कितनी सुविधा होगी कि जो बीमारी उसका सिम्टम्स, बहुत शानदार, ठीक है। बस ये भाई शेयर जरूर मार देना, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अमूठा इस पर भी नहीं चल पाएगा। चलो, करनाल वंट, ये थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, ये करनाल वंट है, यह रोग निमोसिया इंडिका कवक से, फंगस से लगता है। इससे प्रथम बार, इससे पहली बार करनाल हरियाणा में देखा गया, इसलिए इसका नाम करनाल या हिलवंट भी कहते हैं। चलो ठीक है, इसमें गेहूं में ये स्थिति बनती है, आप देखिए, ठीक है। अब आता है अगला, गेहूं का टुंडू रोग। क्या आता है, गेहूं का टुंडू रोग, जैसे कोरिना बैक्टीरिया टिटीसाई द्वारा होता है। तो टुंडू रोग में आप देखेंगे ये स्थिति बन जाती है, टुंडू रोग। उसके बाद आता है ध्वजकंड, अर्थात ये पत्तियां ध्वज जैसी हो जाती है, झंडा होता है ना तिरंगा, उस प्रकार की ये पत्तियां हो जाती हैं, स्ट्रिप्स आ जाती हैं इसमें, देखिए क्या गए, धब्बे आ गए और झंडा जैसी लग रही है, अलग अलग कलर में, इसलिए। अब आता है गेहूं में गेंगला या ईयर पोकल। तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये ईयर पोकल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ईयर पोकल, ये येलो ईयर पोकल। तो यहाँ हम देख रहे हैं निमेटोड्स लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, निमेटोड, है ना, निमेटोड्स, निमेटोड आप देखिए जरा, निमेटोड ये क्या होता है, गेहूं में लग जाते हैं तो गेहूं की स्थिति ऐसी बन जाती है, अर्थात दाना कैसा हो जाता है, कोको कोला कलर में आ जाता है, और जो दाने की जो साइज बननी होती है वो जो है सुकड़ करके ऐसा हो जाता है जैसे कि कचौड़ी बन जाती है ना, ऐसे। और अंदर जहाँ दाल बनी होती है उस जगह पर ये निमेटोड बैठ जाते हैं। और ये पूछा जाएगा, इस पर प्रश्न क्या आएगा वो समझ कि निमेटोड जो ईयर पोकल होता है वह परजीवी है या सहजीवी है। तो आप बताइए कौन सा है, ये सहजीवी है या परजीवी है। तो गेहूं दूसरे जीव पर जिंदा है तो कौन सा है, परजीवी है, पैरासाइट बोला है, तो आंसर पैरासाइट लगाना है। एक दूसरा ये आएगा कि किस स्टेज पर अटैक करता है, किस स्टेज पर अटैक करता है। तो हम बताएंगे कि यह मिल्किंग स्टेज पर अटैक करेगा, क्योंकि उसे दूध पीना है। गांव में से चुनमुने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चुनमुने। बच्चों के पढ़ जाते हैं ना दूध वाली अवस्था में, अब तो याद रहेंगे ना, दूध वाली अवस्था में पढ़ते हैं, इसलिए इनको चुनमुने भी बोल सकते हैं।
ठीक है बहुत सही, एकदम याद रह जाएंगे। तो ये पैरासाइट होते हैं और ये दूधिया स्टेज पर अटैक करते हैं। इस रोग में बालियां पत्तियां मोटी पहले ही गूदेदार होकर दिखने लगती हैं और यह रोग दूधी अवस्था में लगता है दूधी अवस्था में। यही नोट्स जो बोर्ड पर चल रहा है, यही नोट्स आपको मिलेगा किसमें, अपनी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, बीरबल धाकर डाल देना या तो प्ले स्टोर पे तो आ जाएगा, नहीं तो एग्रीकल्चर कोचिंग क्लासेस डाल देना, आ जाएगा। ओके, और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखें। ये आता है गेहूं का मौल्या रोग। इसमें भी कोई सूत्रकृमि लगते हैं। इसमें भी ये देखो, इसमें ये जड़ों में समस्या है। ये पूछा जाए किसकी समस्या है, तो वो सभी किसकी थी, दाने की समस्या थी। और ये किसकी समस्या है, रूट की समस्या है। रूट में परेशानी करता है वाला। ठीक है, क्या करता है, रूट में परेशानी करता है। अर्थात हम बकेंगे हेटेरोडोक्स के लिए। तो हमारे पास अभी तक हम लोग क्या करते थे, आप लोग क्या करते थे, नोट्स ले लिए, किताब ले ली और रट लेते थे, पर ये देख नहीं पाते थे। अब आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 75% आपको एकदम याद पहले ही झटके में हो जाएगा। इसके बावजूद भी यदि आपको नहीं हो पा रहा तो भाई स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, और ये हमेशा के लिए प्रैक्टिकली आपको याद हो रहा है। खेत भी है और कॉलेज भी है। ये बोर्ड एक ऐसी चीज है आपके लिए कि ये खेत भी है और कॉलेज भी है। ठीक है, और कहाँ प्रश्न बनते हैं, जो मेरा अभी तक का जो अनुभव है, ऐसे प्रश्न बनते हैं, ऐसे मैं बोलता जा रहा हूँ। उसी तरह से हर लाइन में आपको प्रश्न बनाने हैं और आपको उसी हिसाब से याद करना है। 10वीं 12वीं जैसे रटना नहीं है, डिग्री जैसा रटना नहीं है। ये कॉम्पिटिशन है। आप IBPS में, किसी भी बैंकिंग में, EDO, SADO, PAT, ICAR, JET, UP कैटेट, इन सभी एग्जाम में ये कैसा है, यूजफुल है ना। गेहूं की बालियों में सड़ी मछली जैसी गंध आती है। क्या आती है, सड़ी मछली जैसी गंध आती है। ये बहुत अच्छा है। जैसे हिलवंट में आती है, क्या आती है, हिलवंट में आती है। टिलेसिया कैरिज, कौन सा, टिलेसिया कैरिज रोग में आती है। ये आती है कभी कभी। ये प्रश्न आएगा कि गेहूं की फसल में यदि कैसी गंध आ रही है, सड़ी मछली जैसी गंध आ रही है, तो क्या समस्या है। तो गेहूं की बालियों सड़ी मछली जैसी दुर्गंध हिलवंट में आती है ना। तो जो दुर्गंध की बात करें, सड़ी मछली की बात, तो हिलवंट लगाना है आपको। अब आती है उपज। तो गेहूं में क्या उपज होती है, एक हेक्टेयर में वो जानना है। तो सिंचित क्षेत्रों में 40 से 50 क्विंटल निकलता है दाना, और पंजाब में लगभग 41 क्विंटल पर हेक्टेयर एवरेजली है, और इसमें 70 से 80 क्विंटल भूसा प्राप्त होता है। अर्थात लगभग अपन लोग यहाँ से थोड़ा सा याद रखना रेशियो में, तो दूना है, यानी 1 किलो दाना है तो 2 किलो भूसा है एवरेजली, है या नहीं। 40 दूनी 80। जब 40 क्विंटल क्या निकल रहा है, दाना निकल रहा है, तो 80 क्विंटल क्या निकल रहा है, भूसा। तो 1:2 का एवरेज बन रहा है रेशियो। पॉइंटों में तो बनाते नहीं। असिंचित क्षेत्रों में देखेंगे ये 25 से 30 क्विंटल निकलता है, और यहाँ पर असिंचित क्षेत्रों में वेजिटेटिव ग्रोथ कम होती है, इसलिए भूसा घट गया। क्या हुआ, भूसा घट गया है। क्षेत्रफल वो यहाँ से बस इतना हम बात करेंगे, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो आपको अगले इसमें बताएंगे कि क्या है ना।